अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुशील स्वामी। इन दिस वीडियो डिस्कशन अबाउट सेल थ्योरी। आज हम इस वीडियो के अंदर सेल थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था सेल्स के बारे में, व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड डेफिनेशन ऑफ सेल। ओके, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेल की जो डेफिनेशन देखी थी उसको मैं हल्का सा आपको रिवाइज करवाता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अपने जो आज का जो टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे सेल थ्योरी। तो व्हाट इज सेल? तो सेल के बारे में हमने देखा था कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। स्ट्रक्चरल कैसे? क्योंकि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल्स के थ्रू बनती है, ठीक है ना। उसकी जो भी शेप बनेगी, जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, सेल इज रिस्पॉन्सिबल दैट स्ट्रक्चर। एंड फंक्शनल, फंक्शनल कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल जो है हमारी बॉडी के सभी जो वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शंस, जो भी वाइटल फंक्शंस, व्हाट इज द वाइटल फंक्शन? दैट फंक्शन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। दैट फंक्शन एसेंशियल फॉर लाइफ। जो भी लाइफ के लिए जो एसेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं? सेल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। ओके, तो ये सभी जो फंक्शंस हैं किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं? सेल्स के थ्रू। सेल डिवीजन, ट्रांसफर, हेरिडिटरी, कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो भी जो करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी करेक्टर्स हैं, बॉडी का डिजाइन, बॉडी का कलर, कलर ऑफ आईज, स्टाइल ऑफ हेयर, ओके, हाइट ऑफ बॉडी, जैसे बॉडी के जो फीचर्स हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स का जो फंक्शंस हैं, कैसे होगा, क्या होगा, हर एक चीज के लिए इंफॉर्मेशन होती है। वो सभी इंफॉर्मेशन क्या होते हैं कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती है। उसको बोलते हैं कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ओके, क्या बोलते हैं उसको अपने? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और इन सभी जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल किसके थ्रू किया था? सेल्स के थ्रू। ओके, तो ये सभी जो फंक्शन किसके थ्रू होते हैं? सेल्स के थ्रू। सो दैट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट एंड सेल इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्ट्रक्चर, सो दैट इट ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। आज हम जो बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में, इसके बारे में आज का हमारा जो टॉपिक है सेल थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ये जो सेल थ्योरी को कई साइंटिस्टों ने दिया था, कई साइंटिस्टों ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो अपने यहाँ पे वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट की, इसका पूरा नाम है जैकब मैथियास शील्डन। शॉर्ट फॉर्म में शील्डन भी कह सकते हैं इसको, शाइल्डन। ओके, जैकब मैथियास शील्डन। ओके, अब इसने जो सेल थ्योरी दी थी इन 1838। अब इसने क्या कहा था? क्या कहा था इसने? अभी किसने फर्स्ट प्रोपोज्ड द आइडिया that all plants consist of cells। सभी जो प्लांट्स हैं, या अगर अपनी बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट्स, यू नो दैट प्लांट इज ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स है ये।
तो फर्स्ट प्रपोज आइडिया दैट ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल, जो सभी जो प्लांट है वो सेल से कंसिस्ट होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था? जैकब मैथियास चिल्ड्रन इन 1838। इसके बाद में सेकंड जो साइंटिस्ट है उसके नाम के बारे में अपने बात करें, थियोडर श्वान इन 1839। अब इसने तो कहा था कि प्लांट, सभी जो प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल। अब इसके बारे में बात करें तो इसने क्या बोला, इसने कहा, इसने आप ये कैसे प्रपोज्ड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, अब इसमें सिर्फ ओनली बोला प्लांट्स के बारे में, और इसने क्या बोला, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के बारे में। ओके, तो यानी कि पहले जो थ्योरी दी गई थी उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। इसने कहा कि जो सभी जो प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड स्वान ने क्या बोला, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी दोनों ही सेल्स से बने होते हैं। अब तीसरी, थर्ड के बारे में अपने बात करें तो थर्ड क्या व्यू है, थर्ड क्या ओपिनियन है। अब इसके बारे में नेक्स्ट अपने देखें तो जो नेक्स्ट है आर विर्चो। उस साइंटिस्ट ने क्या कहा, इस साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो आप चलो इसमें नाम लिख देते हैं यहाँ पे, आर विर्चो। अब इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, अब इस साइंटिस्ट ने कहा 1855 की बात है ये, ठीक है ना, जैसे 38, 39 एंड 55। अब इसने क्या बोला कि जो सभी जो सेल जो होती है या जो नई सेल जो होती है वो पुराने वाले सेल से बनती है। ओके, आई बात समझ में? चलो नहीं आई तो अच्छी बात है, अपने इसको द्वारा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। प्रेजेंटेड दैट आइडिया, यानी कि आर विर्चो की बात है, प्रेजेंटेड दैट आइडिया दैट all cells arise from pre-existing cells। क्लियर हुई बात है? यस और नो? हाँ जी, चलो इस चीज को अपने एक लाइन में अपने और बताया था। उसने अपनी जो लैंग्वेज में क्या बोला था इसको, उसने बोला था ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है ना। उसने ये लाइन बताई थी, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इसका मतलब क्या है कि जो सभी जो सेल्स हैं, ऐसे मान लो कि ये जो कोई सेल है, ये सेल पहले वाली सेल से मिलकर बनेगी, सॉरी पहले वाले सेल से बनेगी। ये बोलते हैं ना कि ये सेल कहां से, अपने कहते हैं कि ये सेल किससे बनी, ये सेल पहले वाली सेल से बनी, ये सेल किससे बनी, ये पहले वाली सेल से बनी, ये सेल किससे बनी, ये पहले वाली सेल से बनी है। ठीक है, सेल का ओरिजिन अपने आप नहीं होता, यानी कि हर एक जो सेल जो बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले से जो कोई सेल प्रेजेंट है उसी से बनेगी। ऑल सेल्स फॉर्म एंड यू कैन से प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले वाली जो सेल जो प्रेजेंट है उसी से बनती है। क्लियर? कैसे बनेगी? सेल डिवीजन से, क्योंकि मैंने आपको जो पहले का आपको मैंने बताया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या होती है, सेल डिवीजन से एक सेल जो होती है नेक्स्ट दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो सेल डिवीजन से यानी कि ये जो सेल्स बनी है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। ओके, अब आपको थ्योरी समझ में आ चुकी है। अब थ्योरी को अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो कलेक्टिवली यहाँ पे इस थ्योरी को अपनी कैसे लिखेंगे कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड यू कैन से सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है ना, इस सेल को अपने जो न्यू थ्योरी जो बनेगी उसको मैं अपने कंबाइन करके लिखते हैं इसको। ठीक है, ये जो मैंने आपको थ्योरी जो बताई है, थ्योरी मैंने आपको इंडिविजुअली अलग अलग जो साइंटिस्टों ने अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था उसके अकॉर्डिंग बताई। अब अपने जो साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी है वो तीनों की बात सही थी, तीनों ने अपने अपने तरीके से जो बात बोले वो बिल्कुल सही बताई। अब अपने इसको क्या करते हैं, इसको कंपोज कर देते हैं। अपनी जो सेल थ्योरी कैसे बनाते हैं, सेल थ्योरी जो हमारी अब जो न्यू बनेगी, अब आप कैसे प्रपोज करोगे उसको।
अब आपने इसको क्या बताना है कि ऑल एनिमल एंड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, मेड अप ऑफ सेल्स, प्लूरल कर दिया इसको मैंने। अब इसके नेक्स्ट आपने क्या बात ऐड करनी है, इसमें आपने कहनी है कि आगे एक बात और करनी है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो सभी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनेगी। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अब इस जो थ्योरी को चैलेंज कौन करता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस थ्योरी क्या करेगा, चैलेंज करेगा, वो है वायरस। ये इस थ्योरी को तो क्या, ये उसने तो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया हुआ है, ठीक है ना। यू नो दैट अभी पूरा जो वर्ल्ड जो है कोरोना डिजीज से क्या हो चुके हैं, यानी कि अफेक्टेड हो चुका है, और इसकी वजह से पूरी जो दुनिया जो है वो परेशान हो चुकी है, काफी लोग इसमें मारे भी जा चुके हैं। तो इसी वायरस ने इस थ्योरी को भी चैलेंज किया हुआ है। उन्हें बात करते हैं कैसे। अब अपनी बात, इस वायरस ने इस थ्योरी को चैलेंज किया कैसे। तो सबसे पहले अपने ये समझ लेते हैं कि पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि वायरस जो क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है। अगर मैं वायरस की बात करूं, वायरस हैव या वायरस हैज बोथ कैरेक्टर्स। एक इसके पास में लिविंग का कैरेक्टर भी है और इसके पास में नॉन लिविंग का कैरेक्टर भी है। अब कहीं सर ये क्या बात की, या तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, दोनों चीज कैसे समझ में नहीं आई। बहुत अच्छी बात है, समझ में भी आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतनी सिंपल होती तो आपको फिर मैं समझाने का फायदा क्या। चलो अपने आगे देखते हैं, लिविंग की बात करते हैं। लिविंग का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिविंग जैसे हैं, ये पूरी तरह से नॉन लिविंग नहीं है, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग के भी होते हैं। पहले नॉन लिविंग की बात कर रहा था, नॉन लिविंग कैसा है। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि ये जिंदा तभी हो पाता है जब किसी होस्ट सेल के अंदर होता है। आउटसाइड ऑफ होस्ट इट शो नॉन लिविंग कैरेक्टर। यानी कि अगर होस्ट सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट सेल? होस्ट सेल का मतलब ये होता है कि जिस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये होस्ट सेल, ये जो होस्ट सेल जो होगी, ये कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, वो इवन बैक्टीरिया हो सकता है। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि ये जो बैक्टीरिया जो दूसरों को बीमारी फैलाता है, ये उसको भी बीमार कर सकता है, बैक्टीरिया को भी। ओके, क्योंकि इसका साइज कहता है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। काफी वायरस ऐसे हैं इनका साइज बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है साइज। तो यानी कि क्या होगा, ये लिविंग के कैरेक्टर्स तभी दिखा पाएगा जब ये किसी के क्या होगा, अंदर होगा। यानी कि ये जब किसी लिविंग नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग कैरेक्टर कब दिखा रहा है, जब ये यानी कि किसी लिविंग के अंदर नहीं है, यानी कि ये टेबल पे यानी कि स्पेस पे पड़ा है, फॉर एग्जांपल ये वायरस पड़ा है यहाँ पे, तो भी ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा, नॉन लिविंग। अब इसे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं कर रहा, रेस्पायरेशन या कुछ कोई भी इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस अभी नहीं चल रही है, पूरे कैरेक्टर्स नॉन लिविंग तरह शो करेगा। अगर कुछ टाइम रहते ही अगर इसे होस्ट सेल मिल जाती है, ठीक है ना, यानी कि अगर किसी होस्ट सेल के अंदर किसी भी तरीके से अगर एंटर कर गया, मान लो मैंने इसको टच किया और टच करने के बाद में मैंने खाना खाया विदाउट हैंड वॉश, मैंने हैंड वॉश नहीं किया तो मैंने सीधा खाना खा लिया, या मैंने आइस को टच कर लिया या मुंह को टच किया, तो किसी भी तरीके से अगर मेरी बॉडी में आ गया तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी क्या होगा, एक्टिवेट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर का जैसे वायरस होता है, जैसे मानो कि जैसे किसी फाइल के, जैसे किसी चीज के अंदर जाता है, मोबाइल के अंदर, वो कंप्यूटर के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर, उसको क्या कर देता है, वो
उसको वो जाम कर देता है, उसको वो क्या करता है कि हैंग कर देता है उसको वो। ऐसे ये वायरस होता है। वो तो एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग कैरेक्टर कब दिखाई, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात कर लेता हूँ मैं, अभी ट्रेंडिंग में जो हमारा टॉपिक है उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपने भी देखा कि जैसे कि आपने कि बार बार हैंड वॉश करते हैं, क्या करने हैं, हैंड वॉश करने हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन करनी है, ठीक है। और सभी चीजों को क्या करना है, सैनिटाइज आपने सैनिटाइज करना, उसको सैनिटाइज करना क्यों करना है, ताकि ये जो सैनिटाइज का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड देखिए, अब काफी ट्रेंडिंग में कुछ चीजें आपने सुनी, हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज का मतलब ये होता है कि उसको जर्म्स से फ्री करना है। कुछ ऐसे केमिकल्स जैसे आते हैं जो उसको कहते हैं कि जर्म्स से फ्री कर देते हैं उसको, यानी कि जो क्या करते हैं, किल कर देते हैं वो, ठीक है। तो अब अपने एक बात करते हैं कि देखिए हैंड वॉश क्यों करना है, क्योंकि हैंड वॉश इसलिए करना है कि हमने किसी जाने अनजाने में किसी ऐसी चीज को टच किया है जिसके ऊपर ये वायरस है भी, और वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर अगर वो आ गया तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी उसके लिए क्या होगी, होस्ट, क्या है, होस्ट। अभी क्या हमारी बॉडी में आकर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अभी क्या करेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन होस्ट सेल के बाहर, यानी कि अगर अपने बाहर ये फ्री पड़ा है तो ये अपने नंबर्स को इंक्रीज नहीं कर सकता, नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकता, ये भी इन्फेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन इन्फेक्शन कब करेगा, जब ये बॉडी के अंदर होगा, क्या होगा, बॉडी के अंदर। क्लियर। अपने लिविंग के बारे में देखिए, मैंने नॉन लिविंग के अंदर आपको लिविंग की बात बताई। जैसे कि मान लीजिए होस्ट सेल के अंदर, जैसे ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा, होस्ट सेल के अंदर जाएगा, तो होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अपने नंबर्स को इंक्रीज करना ये किसका करेक्टर है, लिविंग का। क्योंकि नॉन लिविंग तो ऐसे नहीं कि जैसे मानो यहाँ पे एक पत्थर पड़ा है, ये पत्थर पड़ा यानी दूसरे एक पत्थर में और कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद में एक पत्थर और बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चेयर पड़ी है, ठीक है ना, अगर अपने बात करें यहाँ पे चेयर पड़ी है तो चेयर, एक चेयर से 2 चेयर हो जाए, 2 चेयर से 3 चेयर हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। नॉन लिविंग है ये अपनी जनरेशन को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये अपनी जनरेशन को इंक्रीज नहीं कर सकते। एक चेयर पड़ी है तो वो एक चेयर ही पड़ी रहेगी, एक चेयर से नहीं 2 चेयर 3 चेयर बन जाएगी। लेकिन यहाँ से एक वायरस से 2 वायरस, 2 वायरस से 3 वायरस बने, इसका मतलब ये करेक्टर्स किसका है, ये लिविंग का है, और ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है हमें, क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। क्लियर हुई बात ये। अब अपने यहाँ पे ये बात करें कि ये अपने जो नंबर्स, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये अपनी बातें आपको बताई है, ये लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब है कि जो वायरस जो होता है वो बॉडी से बाहर है, किसी की भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। अगर बॉडी के अंदर आ चुके हैं किसी की भी, जो इवन प्लांट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वॉट एवर कुछ भी है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, लिविंग की तरह। वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सेल थ्योरी को कैसे ये, यानी कि इसको चैलेंज करता है, सेल थ्योरी को इसलिए चैलेंज करता है क्योंकि ये अपना रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन, ये अपना जो होता है, ये खुद की मशीनरी को यूज करके नहीं करता। आ रही बात समझ में। तो आप इसको अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको अगर मैं बात करूं, वायरस आर ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर। मैं वायरस को ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर कह रहा हूं उसको मैं, क्यों, क्योंकि ये जो सेल्स के जो करेक्टर्स हैं वो शो नहीं करता। ये सेल्स के जो करेक्टर हैं ये खुद, यानी कि शो नहीं करता। कैसे, अभी अपने आगे बात करते हैं। देखिए इसके अंदर, अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, करेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर, इसके अंदर या तो डीएनए हो सकता है या इसके अंदर आरएनए हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रही बात है, यस और नो। अगर डीएनए आरएनए दोनों ही है तो यहाँ पे डीएनए डोमिनेट होगा, आरएनए है तो यहाँ पे आरएनए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एक वायरस से जब दूसरा वायरस बनना है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर होगा। जैसे मानो कि मैंने सेल के बारे में बात किया, जैसे मानो कि एक सेल है, एक सेल से जब दूसरी सेल बन रही है तो ये सेल इसकी जैसी होती है बिल्कुल, यानी इसके अंदर सेम ऐसे करेक्टर होते हैं। ये ऐसे करेक्टर कब हो पाएंगे, जब ये सेल, ये जो फर्स्ट सेल है, इसके अंदर ऐसे इंफॉर्मेशन भेजेगी जो इसकी तरह बिहेव करेगी। तो वो इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू जाएगी, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
यानी ये सेल इसके जैसे बिहेव करने करेगी तो उसके लिए क्या चीज चाहिए, उसको उसको वैसा ही चीज चाहिए जो इसके पास में है। तो ये सभी चीजों को ट्रांसफर कैसे करेगी, अपने जेनेटिक मटेरियल को बेच कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके पास में जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन ये अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी नहीं कर सकता, यानी कि रेप्लिकेट नहीं कर सकता। रेप्लिकेट का मतलब ये होता है कि एक वायरस, जैसे मानो कि ये कोई वायरस है, ये कोरोना वायरस के बारे में अपनी बात करें, कोरोना वायरस है, ये जो दूसरा कोरोना वायरस बनाएगा तो इस कोरोना वायरस के अंदर ऐसा ही कैरेक्टर आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, इसका डीएनए जो आरएनए है, वैसा ही डीएनए आरएनए इसके अंदर जाना चाहिए। तो वो कब जा पाएगा, जब वो क्या होगा कि अपनी कॉपी करके भेजेगा इसके अंदर। ये सिंपल सी बात है कि आप ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में मोबाइल के अंदर कोई एक चीज है, ठीक है ना, कोई भी फाइल है, आप चाहते हैं कि ये फाइल इसके दूसरे मानो मोबाइल के अंदर भेजनी है, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो उसको कॉपी करके भेजेंगे या उसको यहाँ से डिलीट करके, कहते हैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना। जैसे आप ये चाहते हैं कि जैसे मानो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, इस फोल्डर में भी ये फाइल रहे और इस फोल्डर में ये फाइल रहे, तो इस फोल्डर में ये फाइल भेजनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे कट करेंगे, कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कट करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे यहाँ तो कॉपी आपकी आ जाएगी, लेकिन यहाँ से कॉपी का डिलीट हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसे क्या होगा कि अगर आपने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आप नई अपना एक नया जनरेशन जो पैदा करता है तो उस जनरेशन के अंदर वो एक जेनेटिक मटेरियल को सेंड करता है। जेनेटिक मटेरियल जाएगा तभी तो वहां पे वो परफॉर्म करेगा उसी की तरह, तभी तो उसमें सारे कैरेक्टर्स वायरस जैसे होंगे। ऐसा थोड़ी कि फिर मानो कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल नहीं जाएगा तो उसको पता कैसे लगेगा काम कौन सा करना है, कैसे करना है, उसको अपने पेरेंट्स जैसा काम करना है। तो पेरेंट्स जैसा काम करने के लिए उसके अंदर पेरेंट्स वाले कैरेक्टर्स तो होने चाहिए, और कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, जेनेटिक मटेरियल से। कहाँ से आएंगे, जेनेटिक मटेरियल से। और ये जेनेटिक मटेरियल कब आएगा, ऐसा तो नहीं कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल काट के इसको देगा, काट के देगा, कॉपी करके देगा, अपने जैसा एक जेनेटिक मटेरियल और तैयार करेगा जो अपने न्यू जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा। और वायरस के अंदर क्या मजेदार चीज है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल खुद कॉपी नहीं कर सकता, यानी कि इसके पास में ऐसा सिस्टम नहीं होता कि ये खुद उसको रेप्लिकेट कर सकें। तो ये आरएनए क्या होता है, बड़ा शातिर, सॉरी ये वायरस क्या होता है, बड़ा शातिर होता है, बड़ा तेज दिमाग होता है, अपना कुछ यूज नहीं करता। ये सारा किसका यूज करता है, होस्ट सेल का। किसका यूज करता है, होस्ट सेल का। ये सारी मशीनरी, ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट जो है रेप्लिकेशन के लिए, वो सभी किसका यूज करेगा, होस्ट सेल का। ये होस्ट सेल का यूज करेगा और होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके ये अपना रेप्लिकेशन करके एक नया जेनेटिक मटेरियल तैयार करेगा। आप देखिए, अगर मैं सेल थ्योरी के बारे में बात करूं, सेल थ्योरी के कि एक सेल से दूसरी सेल बन सकती है, ठीक है ना। एक सेल जो नई जो सेल होगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी, ठीक है ना। और उसके अंदर वो खुद कैपेबल होती है एक सेल से दूसरे सेल बनने में। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, एक सेल से दूसरी सेल बनने में खुद कैपेबल नहीं है, इसको होस्ट की हेल्प चाहिए। विदाउट द हेल्प ऑफ होस्ट इट कांट रेप्लिकेट, इट कांट प्रोड्यूस ए न्यू कॉपी। ये अपनी न्यू कॉपी तैयार नहीं कर सकता, या एक नई प्रोजेनी तैयार नहीं कर सकता, एक नई जनरेशन तैयार नहीं कर सकता। इसको क्या चीज चाहिए, इसको अपनी होस्ट सेल की मशीनरी चाहिए। तो इससे क्या समझ में आया, इसको समझ में आया कि जो वायरस जो है वो खुद रेप्लिकेट नहीं हो सकता, वो खुद का अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या नहीं कर सकता, उसकी कॉपी तैयार नहीं कर सकता। वाई, बिकॉज इट डजंट हैव रेप्लिकेशन मशीनरी, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं इट लैक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। आप ये कहते हैं इट लैक ऑफ रेप्लिकेशन मशीनरी, ठीक है ना। रेप्लिकेशन मशीन, रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, आप इसको मोटे ये समझते हैं कॉपी तैयार करना, अपनी नई जनरेशन तैयार करना। ये जो कॉपी, जैसे फोटो कॉपी होती है ऐसा नहीं होती, फोटो कॉपी क्या होती है, एग्जैक्ट होती है, जैसा आपने लिखा होता है वैसा ही आपका आता है। लेकिन ये जो क्या है, यहाँ पे जो कॉपी तैयार होती है, इस कॉपी में हल्की सी एरर होती है, डिक्टो सेम ही होती है, क्योंकि ये क्या होती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रही है ना। ये तो क्या एक मशीन के थ्रू क्या हुआ है, जैसा आपने लिखा, ऐसा नहीं कि आपने जो फोटोकॉपी करवा रहे हो, फोटोकॉपी में आपकी राइटिंग कुछ और है, जो फोटोकॉपी आपने करवाया उसकी राइटिंग चेंज हो गई, या जो कंटेंट था वो चेंज हो गया। आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे 4+4 यहाँ पे 8 किया होता, लेकिन फोटोकॉपी कराई तो इसमें 4+4 यहाँ पे 7 हो गया। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब ये अपनी कॉपी तैयार करता है तो उसमें एरर होती है, ठीक है ना। इसके हायर क्लास में अपने जैसे अपने बात करेंगे, जैसे हायर क्लास में मैं आपको मानो किसी चैप्टर के अंदर आपको चीज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कॉपी होती है और कॉपी के अंदर एरर क्यों होती है। ओके, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। कोरोना के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया। अभी कोरोना की बात आई है तो ये सारी चीजें आपने करनी है, हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को आपने फॉलो करना है और सैनिटाइज करते रहना है अपने आप को, ठीक है ना। और
हाइजीन रहना, अपनी बॉडी को हाइजीन रखना है, लोगों से कांटेक्ट में नहीं आना, घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। तो ये सेल्फ थ्योरी कुछ चैलेंज जिसने किया था उसको मैंने बता दिया कि क्यों किया। सेल्फ थ्योरी का ये एक्सेप्शन है वायरस, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, जो वायरस जो है ये जो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की क्या है, बीच की चेन है। अरे बस समझ में, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है, ठीक है। क्यों है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।